तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। सबसे पहले देखिए क्या है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था, है ना। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, ठीक है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी, जो कि इनसे 6 माह की बड़ी थी, ठीक है। इनका विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था। इनका विवाह कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। इनके 4 संतानें थी, जिनका नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। आपको 4 बार बोलना है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 2 के में लास्ट में लाल है और 2 में जो है दास है, यानी हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ठीक है। इनके राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, है ना। इनकी ये जो अपनी कानून की पढ़ाई करने गए थे इंग्लैंड, कब? 1888 मुंबई से। कहां से गए थे? मुंबई से। कानून की डिग्री प्राप्त हुई इनको 1891 में। हम ये जो वीडियो है, जो आपको हम वीडियो के माध्यम से क्लासें दे रहे हैं, इस वीडियो में आप सीखेंगे एकदम कहानी जैसा महात्मा गांधी के जीवन के बारे में, जो विभिन्न प्रकार के उनके भारत के लिए योगदान थे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उनके योगदान थे। देखते हैं सबसे पहले इसमें इनके बचपन के नाम से कई बार प्रश्न बनता है कि गांधी के क्या क्या नाम है और किसने क्या इनको नाम दिया है। जैसे इनका बचपन का नाम मेन्यो था। क्या नाम था? बचपन का नाम मेन्यो था। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और महात्मा इनको सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्होंने कहा था। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा को उपाधि दी थी। कब दी थी, कैसे दी थी, ये सब हम बात चलेंगे, एकदम कहानी नुमा सीखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपिता इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अर्धनग्न फकीर इन्हें विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कैसरे हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, क्या? विंस्टन चर्चिल, इनको देशद्रोही फकीर भी बोलते हैं। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा, कब? किसके द्वारा? कुली बैरिस्टर, इनको दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। भंगी शिरोमणि, क्या? भंगी शिरोमणि अफ्रीका, अब दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, जब ये दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, तब इनको भंगी शिरोमणि कहकर पुकारा था। किसने? वहां पर जो दक्षिण अफ्रीका के कह सकते हैं वहां के जो लोग थे, ठीक है। भर्ती कराने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती कराने वाला सार्जेंट, इसकी कहानी हम समझाएंगे आपको। 1 मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन मलंग बाबा कबालियों द्वारा, और बापू जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं, CF एंड्रूज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है इनके उपनाम, जो महात्मा गांधी से बनते हैं कई सारे एग्जामों में आपके, ठीक है। तो इनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इनकी पढ़ाई व नौकरी। किसके लिए? पढ़ाई व नौकरी के लिए। पढ़ाई व नौकरी के लिए जाते हैं लंदन, और वहां लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। किसकी पढ़ाई करते हैं? बैरिस्टर की पढ़ाई करती हैं। और ये पूर्ण हो जाती है कब? 1893 में। अगर हम बात करें गए कब थे, तो ये गए थे कब? 1800, अगर देखें तो 1888 में गए थे। कब? इंग्लैंड कब गए थे? 1888 में। और डिग्री पूर्ण कब हो गई? 1891 में। जैसे देखो 18-2-90-91 अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि 3 वर्ष में इनकी डिग्री प्राप्त हो जाती है, ठीक है। 3 वर्ष में, ठीक है। अगला देखते हैं। ये पढ़ाई इनकी पूर्ण हो जाती है 93 में। कब? 93 में पढ़ाई पूर्ण हो जाती है। ये भारत वापस आते हैं, कहां? गुजरात। एक व्यापारी से इनकी मुलाकात होती है, जिसका नाम होता है अब्दुल्ला। क्या नाम होता है उसका? नाम अब्दुल्ला होता है। और दक्षिण अफ्रीका ले जाने का प्रस्ताव इनको रखता है 1893 में। क्या होता है? एक व्यापारी होता है अब्दुल्ला, जिसका बिजनेस चल रहा होता है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो ये चूंकि ये वकील होते हैं, इन्होंने जो है लंदन से पढ़ाई की है, वकालत की है, बैरिस्टर डिग्री की है, ठीक है। तो इनसे मुलाकात करता है अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला अपने मुकदमे के सिलसिले में इनको ले जाता है दक्षिण अफ्रीका। कहां ले जाता है? दक्षिण अफ्रीका इनको ले जाता है, और इनको कहता है कि आपका सारा जो पैसा है, आने जाने का किराया है, जो भी होगा हम आपको देंगे, ठीक है। तो ये जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, और वहीं पर एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पीटर मारिजबर्ग। क्या? पीटर मारिजबर्ग रेलवे स्टेशन होता है। इनमें एक बहुत प्यारी सी घटना घटती है, जो कि इनके पूरे जीवन को बदल देती है। ये घटना क्या होती है कि इस घटना में इनको ट्रेन से उतार दिया जाता है, ये कहकर आश्वेत भारतीय यानी ब्लैक इंडियन कहकर इनको उतार दिया जाता है। इनके पास टिकट होता है फर्स्ट क्लास का, लेकिन उसमें जो अंग्रेज आते हैं
तो वो लोग कहते हैं ये ये काले लोगों के लिए नहीं, यानी अश्वेतों के लिए नहीं है, ब्लैकों के लिए नहीं है, तो ये कहकर उतार दिया जाता है इनको। तो ये घटना इनके हृदय को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, 1894 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कब? 1894 में। 1894 में इन्होंने क्या किया है? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1906 में किया है। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए वहां पर एक चल रहा था, दक्षिण अफ्रीका में क्या चल रहा था कि जितने भी भारतीय लोग होंगे उनको कराना पड़ेगा पंजीकरण। वो पंजीकरण कराकर वो अपने जेब में लेकर चलेंगे। अगर जिसके पास वो पंजीकरण नहीं होगा तो उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाएगा। ये पहला नियम था। दूसरा नियम तो ये था कि जो भी भारतीय अगर वो शादी करते हैं कहाँ? चर्च में, तो वह शादी वैलिड होगी, यानी विवाह वैलिड होगा, मान्य होगा। यदि वो ऐसे शादी कर लेते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, वह अवैध होगा, और उनकी जो संतान होगी वो अवैध संतान कही जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक समय उनके चल रहा था नियम। तो इन सब कानूनों को देखते हुए इन्होंने क्या किया? आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन। कई बार एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखें वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। किस आश्रम की? फिनिक्स आश्रम 1904 में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि महात्मा गांधी का सबसे पहला आश्रम कहां स्थापित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1904 में। कब? 1904 में। इनका जो आश्रम का नाम क्या था? फिनिक्स आश्रम। क्या नाम था? फिनिक्स आश्रम। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की है इन्होंने 1910 में। कहां? वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में एक शहर जिसका नाम है जोहान्सबर्ग शहर। क्या नाम है? जोहान्सबर्ग शहर। यहीं पर इन्होंने क्या? टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने लगभग 21 वर्षों तक वहां पर अपने कार्यों को किया। ठीक है, अब चले देखते हैं आगे। देखें जब आप देखते हैं गांधी जी की भारत में वापसी। क्या? गांधी जी की भारत में वापसी। दक्षिण अफ्रीका से ये भारत वापस कब आए? 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी 1915 को। कब? 9 जनवरी 1915 को आए। इनके आने पर एक हम लोग दिवस मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कई बार पूछता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? क्योंकि जो लोग विदेशों में हमारे देश के लोग रह रहे हैं, जो हमारे देश का दिमाग है, जो बहुत अच्छे लोग हैं, वो हमारे देश में आ जाएं और हमारे देश को विकसित करने में अपना सहयोग दें। ठीक है, तो ये आते हैं भारत वापसी, और आते कहां है? मुंबई। और एक अपोलो बंदरगाह है। कहां है? मुंबई में। मुंबई में आते हैं अपोलो बंदरगाह पर। सबसे पहले ये आते हैं 9 जनवरी 1915 को। इनके आने पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और भारत में कहां आते हैं? मुंबई कहां आते हैं? अपोलो नामक बंदरगाह पर आते हैं। और किस जहाज से आते हैं? तो SS सुदेव जहाज से आते हैं। किस जहाज से आते हैं? SS सुदेव नामक जहाज से आते हैं। इनके आने पर देखिए हमने बताया भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम हर वर्ष मनाते हैं। इनके आने पर अंग्रेजों द्वारा इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। किसकी? कैसरे हिंद। अच्छा, ये क्या हुआ कि ये जब कैसरे हिंद की उपाधि दी इनको, तो अंग्रेज लोग क्यों दिए? क्योंकि ये प्रारंभ में अंग्रेजों की कर रहे थे मदद। क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे। क्योंकि इनको पता था कि अगर हम अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे तो हम अपने देश को आजाद अभी नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा मदद करेंगे तो उनसे हेल मेल बढ़ेगा, तब हम उनको जान पहचान बढ़ेगी, तब हम थोड़ा उनकी मदद लेकर अपने देश को आजाद करा सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो गुरु थे, इनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। इनका निधन 19 जनवरी 1915 को हो गया। ये आए हैं कि कब? 9 जनवरी को। मात्र 10 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? मात्र 10 दिनों के बाद इनके जो राजनैतिक गुरु हैं, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, उनका हो जाता है स्वर्गवास। ठीक है, देखें लखनऊ अधिवेशन चल रहा होता है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये लेते हैं भाग। क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। देखो आए कब है? 1915 में। भाग कब ले रहे हैं? 1916
ठीक है, जिसके अध्यक्ष लखनऊ अधिवेशन के जो लखनऊ अधिवेशन होता है इसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? लखनऊ में जब अधिवेशन चल रहा होता है, देखिए कोई भी अधिवेशन होता है ना, कोई भी कहते हैं कि कोई बैठक होती है ना, तो उसमें एक अध्यक्ष होता है, क्या होता है? जो सबको लीड करता है। तो उसी समय जो लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, यहीं पर इनकी मुलाकात अनपढ़ किसान राजकुमार शुक्ल और संत राउल से हुई। ये ऐसे दो व्यक्ति थे जो कि बिहार के थे। कहां के थे? ये अनपढ़ किसान थे और बिहार में एक पद्धति चल रही थी, तिनकठिया पद्धति। कौन सी पद्धति? तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति क्या थी? इसके जो भी किसान लोग थे उनकी खेती ली जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, और उस खेत पर या जमीन पर वो अंग्रेज लोग करते थे नील की खेती। किसकी? नील की खेती। और नील की खेती से बंजर जो है, वो जमीन जो है बंजर हो जाती थी। क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी, जिससे कि अन्य फसलें पैदा ही नहीं होती थी, जमीन वो खराब हो जाती थी। बंजर मतलब समझ रहा है? बंजर मतलब यह है कि वह जमीन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रह जाएगी, उस पर कोई भी विभिन्न प्रकार की जो फसलें उत्पादित करते हैं वो फसल उत्पादित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे मुलाकात होती है और ये कहते हैं कि जैसे ये अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार, इनसे ये लोग कहते हैं, संत राउल और राजकुमार शुक्ल कहते हैं, हमारे बिहार में ये कंडीशन चल रही है कि जबरदस्ती हमारे किसानों की जमीन ले ली जा रही है और हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो अंबिका चरण मजूमदार जी कहते हैं कि जाइए, ये एक व्यक्ति है जिनका नाम महात्मा गांधी है, ये जो है लंदन से पढ़ाई किए हैं और ये दक्षिण अफ्रीका में 21 साल तक रहे, वहां पर बहुत आंदोलन किए हैं, वहां बहुत लोगों का भला किए हैं, आप इनसे बात करिए जाके। तो ये लोग जो दोनों व्यक्ति होते हैं, संत राजकुमार शुक्ल और संत राउल, अपनी बातों को महात्मा गांधी जी के समक्ष रखते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी इनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं, ठीक है, हमको जब टाइम मिलेगा तो हम आपकी बातों को सुनेंगे, आपको आएंगे आपके बिहार, देखेंगे क्या सच्चाई है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, कहानी नुमा देखते हैं। फिर वो अंततः वो दिन आ ही जाता है जब महात्मा गांधी जाते हैं कहां? चंपारण। चंपारण जाते हैं, वहां पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। अभी यहां से प्रश्न बनेगा कि भारत में महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन कौन था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था देखें, भारत में सत्याग्रह का प्रयोग 10 अप्रैल 1917 को उन्होंने किया। भारत में कब प्रयोग किया? पहली बार 10 अप्रैल 1917 को। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? सत्य में प्रेम और आग्रह निहित है। सत्य में क्या है? प्रेम और आग्रह निहित है। विश्व में सर्वप्रथम मार्टिन लूथर किंग ने सत्याग्रह अपनाया था। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मार्टिन लूथर किंग ने क्या? सत्याग्रह को अपनाया था। इसलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 1964 में दिया गया था। मार्टिन लूथर किंग को शांति के लिए 1964 ईस्वी में क्या दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार वह पुरस्कार होता है जो दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है, सबसे बड़ा पुरस्कार ही है। ठीक है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए प्रथम बार याचिका दायर की। यहीं पर महात्मा गांधी से प्रभावित होकर यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कंडीशन क्या होती है। यहीं पर इनकी मुलाकात राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई और ब्रज किशोर से हुई। ठीक है, सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था। एनजी रंगा ने किया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर का जो कमिश्नर था मार्शहेड था। क्या था? मार्शहेड। ठीक है, अब देखते हैं ये एक्चुअल में घटना क्या हुई। देखिए, जब राजकुमार शुक्ल और संत राउल जो बिहार के अनपढ़ किसान थे, वो महात्मा गांधी को, जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी, और इसी समय इन्होंने अपनी बातों को महात्मा गांधी के समक्ष रखा था। तो महात्मा जी ने कहा था कि हम आएंगे आपके यहाँ, लेकिन कंफर्म नहीं बता पाएंगे कब आएंगे। फिर से जब बात होती है तो ये महात्मा गांधी आते हैं कहाँ? चंपारण, बिहार। ठीक है, और जब भी कोई बड़ा लीडर आता है तो वहां पर एक नियम था कि आपको मजिस्ट्रेट यानी कि जो कमिश्नर है उससे लेनी पड़ेगी इजाजत आपको आने के लिए। तो कमिश्नर जो मार्शहेड होता है महात्मा गांधी को इजाजत नहीं देता है। वो कहता है कि अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, लोग बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगी, है ना, बहुत रोड जाम हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी, इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि हम चलेंगे और आपकी बातों को रखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी आते हैं, बढ़िया से जा रहे हैं,
चार पहिया से रोड पे और बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, जो एक व्यक्ति होता है यहाँ पर, जो होता है जेबी कृपलानी, क्या नाम है, जेबी कृपलानी जो होता है, ये होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या होते हैं, एक प्रोफेसर होते हैं, एक कॉलेज पढ़ाते हैं लड़कों को। और यहाँ पर जब ये इनको बहुत मानते हैं, इनको महात्मा जी को, कौन, जेबी कृपलानी बहुत अच्छे से मानते हैं इनको। और जब पता चलता है कि महात्मा गांधी जी हमारे बिहार आ रहे हैं, हमारे चंपारण में आ रहे हैं, तो अपने बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ महात्मा जी के स्वागत में, महात्मा गांधी जी के स्वागत में अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। महात्मा गांधी जब आते हैं तो बहुत सारे बच्चों की भीड़ लग जाती है। जब इजाजत नहीं दी जाती है मार्च हेड द्वारा, तो क्या करते हैं, ये जाते हैं कहीं, इनके सामने आता है वो लेटर आता है, कहते हैं कि भैया आपको इजाजत नहीं मिली है, आपने बिना इजाजत के हमारे यहाँ आए हैं, आपको जो है जाना पड़ेगा जेल। तो कहते हैं चलिए ठीक है, किसने इजाजत दी, कहीं मार्च हेड ने, कहीं इजाजत नहीं, चलिए अब हम चलते हैं कोर्ट में। जब कोर्ट में जाते हैं, तो जब कोर्ट में जाते हैं तो अपनी बातों को रखते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ फर्जी नहीं आए हैं, हम यहाँ फर्जी नहीं आए हैं, और ये यहाँ पर आपके यहाँ किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो तिनकटिया पद्धति चल रही है, इससे लोगों की जो खेती है वो बर्बाद हो रही है, बेकार हो रही है, इसलिए हम आए हैं। तो मार्च से अंदर बात चल रही होती, महात्मा गांधी जी अंदर होते हैं, बाहर हजारों की संख्या में, लाखों हजारों की संख्या में कह सकते हैं, छात्रों की भीड़ लगी होती है। यानी कि अंदर मतलब है कोर्ट के अंदर का, कोर्ट के अंदर बातें चल रही होती महात्मा गांधी से और मार्च हेड से, और बाहर सब जनता खड़ी होती है। अब मार्च हेड अंदर से डर रहा है कि अगर हम महात्मा गांधी के विरुद्ध कोई चीज ऐसी वैसी किए तो जो ये भीड़ है ना, हमारे ईंट सीट हमको बजा देगी। तो वो कहते हैं कि हम जो है एक कमेटी का गठन करेंगे जिसका नाम है एडवर्ड जांच कमेटी। क्या, एडवर्ड जांच कमेटी 15 अप्रैल 1917 को गठित की जाती है। और वह जो कमेटी होती है, वो इसकी रिपोर्ट आती है, तो वो जो गांधी जी ने बात बताई थी वो बात सही थी, और तिनकटिया पद्धति खत्म हो जाती है। तिनकटिया पद्धति जब खत्म हो जाती है तो यहीं पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि अभी तक तो हम लोगों को कोई भी बात अंग्रेजों की मनमानी होती है, अंग्रेजों से मनमानी होती है, तो हम लोग करते हैं रोड जाम, कुछ भी करते हैं, तब अंग्रेज लोग हमारी बातों को सुनते हैं। लेकिन ये व्यक्ति आया और ना तो रोड जाम, ना तो कोई लड़ाई झगड़ा, ना तो कोई आंदोलन, आया अपनी बातों को रखा और तिनकटिया पद्धति खत्म हो गई। ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो महात्मा है, ये तो क्या है, महात्मा है। तो सबसे पहले महात्मा को उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, महात्मा को उपाधि दी सर्वप्रथम, और कहां, चंपारण सत्याग्रह के द्वारा। किस आंदोलन के द्वारा, चंपारण सत्याग्रह के द्वारा। यहां पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आंदोलन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रोड की जो भीड़ थी, भीड़ की वजह से ही ये एकदम टॉप कर गए। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह मजदूर आंदोलन क्या हुआ। ठीक है, देखते हैं कि जब एक जो है अहमदाबाद सत्याग्रह में मजदूर आंदोलन होता है, ये क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, 15 मार्च 1918 में प्लेग बोनस, एक बीमारी थी 1918 में, एक बीमारी जिसका नाम था प्लेग। जैसे अभी कोरोना आया था ना, कोरोना के जैसे ही ये प्लेग था, ये भी फैल रहा था, लोगों को छुआछूत से हो जा रहा था, है ना। तो क्या हुआ कि जो लोग काम करने वाले व्यक्ति थे, मजदूर थे, वो अपने घरों की ओर पलायन कर रहे थे, अपने वो घर। जैसे हम लोग देखे अभी कोरोना में जितने भी लोग थे काम करने वाले शहरों में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, जो भी गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हर जगहों से लोग अपने घर की ओर चल रहे थे। पैदल कोई चल रहा है, कोई ट्रेन चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है ना। तो वैसे सब लोग अपने घर की ओर जब जाने लगे तो मालिक ने कहा आप लोग घर नहीं जाइए, हम आपको देंगे बोनस। क्या देंगे, बोनस देंगे। लेकिन जब देखा गया कि जब प्लेग रोग समाप्त हो गया, प्लेग रोग का प्रकोप कम हो गया, तो जो मालिक था वो कह रहा है कि हम बोनस अब नहीं देंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो लोग कहें अब हम बुलाएंगे अपने हीरो को, अब हम बुलाएंगे अपने महात्मा गांधी को, और वो हमारी बातों को रखेंगे। तो इनकी एंट्री होती है कब, 15 मार्च 1918 को। ठीक है, ये प्रथम बार आमरण अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम अब खाएंगे नहीं, हम कुछ खाएंगे नहीं, हम कुछ पिएंगे नहीं, हमारी बात को आप मान लीजिए। ठीक है, आमरण अनशन कर देते हैं, भूख हड़ताल। यहां से प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के द्वारा की थी, अहमदाबाद सत्याग्रह के द्वारा, जो कि मजदूर आंदोलन है। क्या है, मजदूर आंदोलन है। इनको बुलाया था किसने, अनसुईया बेन साराभाई। किसने बुलाया था, अनसुईया बेन साराभाई ने बुलाया था, जो कि फैक्ट्री के मालिक की बहन होती,
जो कि फैक्ट्री के मालिक की क्या होती है, बहन होती है। ठीक है, 21 दिन तक हड़ताल हुआ। कितने दिन तक हड़ताल हुआ? 21 दिनों तक हड़ताल होता रहा। मालिक 20% देने के तैयार था और मजदूर 50% वेतन की मांग कर रहे थे। कितना? मजदूर कितना कर रहे हैं? 50, मालिक कितना दे रहा? 20। लेकिन गांधी जी ने कहा ना 20 ना 50, बीच वाला कितना? 35। 35% मांग पर स्वीकार कर ली गई बात को। कितने परसेंट मांग पर? 35% मांग पर मजदूरों की बात को स्वीकार कर लिया गया। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल वेबर एसोसिएशन की स्थापना भी हो गई। ठीक है, ये अब जो ये आंदोलन इन्होंने ये क्या हो रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। सबसे पहले चंपारण में क्या किया गया, इन्होंने आंदोलन किया, और फिर अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में पूरा न्यूज़पेपर में सब आ रहे हैं, महात्मा गांधी अब हाईलाइट हो रहे हैं, पूरे भारत में लोग सुन रहे हैं कि महात्मा गांधी कौन है, महात्मा गांधी कौन है, लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से अब ये जो काम करेंगे पूरे देश में छपेगा, पूरे न्यूज में पूरे देश में छपेगा। देखें, अगला है खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह। यह है किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? किसान आंदोलन है। इसके द्वारा क्या होता है देखते हैं। इसके द्वारा यह होता है, खेड़ा गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। कर वसूली के विरुद्ध अकाल। ठीक है, क्या हुआ एक्चुअल में, क्या कहानी समझिए क्या होता है। जो खेड़ा है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब क्या हो गया था, पड़ गया था अकाल। अकाल पड़ने की वजह से जो फसल हुई थी एकदम खराब हो गई थी। लेकिन अंग्रेज के जो सिपाही थे वो कह रहे थे कि हमको टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। जब कोई भी दिक्कत होती है तो देश के विभिन्न राज्यों के लोग बुलाते हैं। अब ये तो गुजरात में ही है क्योंकि ये गुजरात के ही तो हैं। तो गुजरात के लोगों ने कहा कि अब हम बुलाएंगे अपने हीरो को, और फिर इनकी एंट्री होती है 12 मार्च 1918 को। ये आते हैं, यही दिन प्रारंभ होता है। यहीं पर सरदार वल्लभ भाई से महात्मा गांधी जी की मुलाकात पहली बार हुई थी, है ना। इस सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। ये जो सत्याग्रह था ये मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। 1918 में गुजरात में खेड़े जिले में फसलें नष्ट हो गई, लेकिन सरकार भू स्वराज माफ करने से इनकार कर दिया और इनके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया। महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और इन्हें सलाह दी कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक वे स्वराज का भुगतान न रोक दें, क्या नहीं देंगे। ठीक है, यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला। अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। जब इनकी बात को सरकार ने मान लिया तो ये अब हीरो से सुपर हीरो में कन्वर्ट हो रहे हैं। पूरे देश में गांधी जी की जय जयकार हो रही है कि कोई एक व्यक्ति है जो ना लड़ाई करता है ना झगड़ा करता है और अपनी बात को रखता है, आंदोलन करता है, भूख हड़ताल बैठ जाता है, जो कहता है हम खाना नहीं खाएंगे और सरकार उसकी बात को मान लेता है। इनकी बातों को बहुत लोग इनसे प्रभावित हुए गांधी जी से। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आगे। अब एक खतरनाक कानून आता है जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। 1919 में आया। कब आया? रॉलेट एक्ट 1919 में आया। ये एक्चुअली में क्या था देखें। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन समिति की स्थापना 17 मार्च 1919 में हुई थी। अब रॉलेट एक्ट क्या था, इसमें मुख्य बातें क्या है देखें। मुख्य बातें क्या थी? सबसे पहले मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होगा। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसका मतलब यह था कि अगर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है और उसके बाद फैसला आ गया है तो आप उच्च न्यायालय नहीं जा सकते हो। ठीक है, अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का अधिकार नहीं है। किसने मुकदमा दर्ज कराया है उसको नाम नहीं बताया जाएगा, जरूर अपराधी को। ठीक है, चाहे जो आए मुकदमा दर्ज कराए, नाम नहीं बताया जाएगा। ठीक है, अब जजों को बिना जूरी की सहायता सुनवाई करने का अधिकार, प्रेस स्वतंत्रता का दमन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये भी जजों को बिना जूरी मतलब समझ रहे हो, कई सारे एक जज होता मुख्य, उनके सजेस्ट करने के लिए कुछ और लोग बैठे हो जिसे जूरी कहा जाता है। तो जूरी के बिना सुनवाई की जजों की मनमानी तरीके से सुनवाई करेंगे। ठीक है, ये भी था। बिना वारंट के, क्या लिखा है, बिना वारंट के तलाशी गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ठीक है अधिकार को रद्द करने की शक्ति होगी। बिना वारंट के तलाशी ली जाएगी और गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा। कहने का मतलब सरकार जिसको भी चाहेगी, जब चाहेगी, जैसे भी चाहेगी, जहां से चाहेगी वहां से उठा लेगी, घर से चाहेगी घर से उठा लेगी, जिसको चाहेगी उठा लेगी और उसको क्या कर लेगी, बंदी बना लेगी, गिरफ्तार कर लेगी और उसको कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, और अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया। ठीक है,
2 साल तक की बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को रियासत में रखने की अनुमति। ठीक है, 2 साल तक बिना किसी ट्रायल, बिना मतलब लड़ाई, बिना वो कोर्ट में गए हुए उनको नहीं ले जाया जाएगा, और 2 साल तक वो उनको बंद कर दिया जाएगा। राजनीतिक कैदियों को, किसको? राजनीतिक कैदियों को बंद रखा जाएगा, उस पर कोई मुकदमा नहीं चला जाएगा, जब चाहेंगे गिरफ्तार कर लेंगे। अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार होगा। देख रहे हैं, अदालत को बिना मुकदमा चलाए जेल में किसी भी व्यक्ति को बंद करने का अधिकार होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना होगी, है ना। एक मतलब कि कह सकते हैं जो राजद्रोह करेंगे उसकी सुनवाई के लिए अलग न्यायालय बनेगा। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास में देने का अधिकार होगा, किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कारावास देने का अधिकार होगा। देश से निष्कासित कर देने का अधिकार होगा, देश से किसी व्यक्ति को निकालने का भी अधिकार होगा। अरे भैया, जब ये रोल एक्ट आया ना, तो भारत के विभिन्न जगहों पर इसका खूब विरोध हुआ। क्या हुआ? खूब विरोध हुआ। ठीक है, और विरोध इतना ज्यादा खतरनाक था, यहीं पर एक जो घटना घटती है जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या होता है? रोलेट एक्ट के विरोध में अनेक स्थलों पर जनसभाएं आयोजित की गई। सभी लोगों को बताया गया कि जो हमारे अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनको हटा दिया गया है, और हमको बिना बताए हुए जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा, और जिस पर हम मुकदमा भी दायर नहीं कर सकते हैं। तो लोगों को बताने के लिए सभाएं आयोजित की गई। ठीक है, यहीं पर एक स्थान अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में एक स्थान का नाम जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में क्या होता है? जलियांवाला बाग में एक लगा होता है मेला। क्या लगा होता है? मेला लगा होता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, छोटे बच्चे, महिला, वृद्ध, जवान, बहुत सारे लोग यहाँ मेला देखने गए होते हैं। वहीं पर माइक लगा दिया जाता है और माइक से अपनी बातों को लोग बताने लगते हैं। तो ये बात पता चलती है जनरल डायर को। किसको? जनरल डायर को। देखते हैं क्या होता है। देखें, रोलेट एक्ट के विरोध में अनेक स्थलों पर जनसभाएं आयोजित की गई। इस दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पंजाब के एक नेता जिनका नाम है क्या? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नजरबंद कर दिया। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित हुई। ठीक है, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी और हजारों निर्दोष लोग मारे गए। क्या हुआ? जनसभा 13। अब कई बार यहां से एग्जाम्पल क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने। गांधी जी ने हिमालय से भी बड़ी अंग्रेजों की गलती बताई थी। गांधी ने कहा यह अंग्रेजों की हिमालय से भी बड़ी गलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे, इस हत्याकांड से हंसराज नामक एक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। एक व्यक्ति जो जनरल डायर को सहयोग किया था, जिसका नाम क्या था? हंसराज। इसने क्या किया था? जनरल डायर का सहयोग किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दुखी होकर सर नाइटहुड, क्या? सर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इस जो ये घटना हुई, इससे बहुत ही ज्यादा उनको दुख हुआ, और उनको जो उपाधि दी गई थी सर नाइटहुड की, उन्होंने कहा हमको आपकी कोई उपाधि नहीं चाहिए, हम आपकी उपाधि वापस करते हैं। ठीक है, ऊधम सिंह एक व्यक्ति थे। जलियांवाला बाग में इनका समय पंजाब के गवर्नर जनरल डायर माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर 1940 में गोली मारी थी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि ऊधम सिंह का पूरा परिवार इस घटना में मारा गया था। इस घटना में पूरा परिवार, छोटे उनके भाई बहन, माता पिता को इस जनरल डायर ने गोली से मरवा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वहां उस मेले में, उस जगह पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोग कभी अगर मौका मिले जाइएगा अमृतसर तो देखिएगा, वहां एक कुआं है, और कुआं में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग थे गोली से बचने के लिए उस कुएं में कूद गए, और कुएं में कूदे तो कूदने पर कुआं में हजारों लोग आ गए, हजारों लोगों से कुआं भर गया था। बहुत ही हृदय विदारक जो घटना हुई थी यहाँ पर। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, इनका जो पूरा परिवार ऊधम सिंह का इस घटना में शहीद हो गया था। तो क्या हुआ कि जनरल ओ डायर को इन्होंने 1940 में घर में उनके घुस के गोली मारी थी। ये ऊधम सिंह है जो जनरल डायर को किसको? जनरल माइकल ओ डायर को क्या करते हैं? लंदन में 1940 में जाके उसके घर में घुस के मारते हैं। ये हमारे देश के जवान हैं, ये हमारे देश में है। इन्होंने देखे कब चलाई थी गोली? 1919 में। उन्होंने कब लिया बदला? 1940 में।
लगभग कितने साल बाद? 21 सालों के अंतराल में। ठीक है, 21 साल बदला पूरा होता है, 21 साल तक हम लोग छोड़ते नहीं किसी भी व्यक्ति को, जान लेना। ठीक है, इस जैसे जब ये घटना हुई तो लोगों ने कहा बहुत गलत किया, गलत किया। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं, गलत तो नहीं हुआ, अगर गलत हुआ होगा तो हम इसकी जांच के लिए कमेटी गठन करते हैं। इस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। क्या? हंटर कमेटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए संपूर्ण देश में चल रहे जबरदस्त विरोध को देखते हुए सरकार ने मजबूरन 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। ठीक है, इस आयोग में 5 अंग्रेज सदस्य, लॉर्ड हंटर, है ना, जस्टिस रैंकिन और राइन मेजर जनरल लाल, क्या नाम है, लाल सीतलवाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। ठीक है, इसमें कई बार पूछ लेता है कि कितने भारतीय थे, तो इसमें 3 भारतीय थे। कौन? लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण, ये 3 भारतीय इस हंटर कमेटी में शामिल थे, ये सदस्य थे। ठीक है, बात समझे? हंटर कमेटी किसके लिए बनाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, कब बनाई गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1919 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड हंटर। देखते हैं अगला है खिलाफत आंदोलन। कौन सा है? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ठीक है, तुर्की के विघटन के खिलाफ। ठीक है, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली, महात्मा गांधी का समर्थन। इस वाले खिलाफत आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था? समर्थन। क्या हुआ था एक्चुअली में, वास्तव में क्या हुआ था कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसमें तुर्की में एक पद हुआ करता था जिसका नाम था खलीफा। क्या नाम था? खलीफा। एक पद हुआ करता था, और खलीफा जो हुआ करते थे वो एक जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको बहुत बड़ा पद हुआ करता था, और इस पद को कर दिया गया था खत्म। इस पद को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया गया था। तो इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम बैठक में असहयोग के असत्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, 1920 में कलकत्ता से विशेष अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने असहयोग आंदोलन की स्वीकार कर लिया था। ठीक है, बात समझे? इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। किसके? एक विशेष कलकत्ता में विशेष जो है बैठक हुई थी, इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? असहयोग आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है असहयोग आंदोलन। ये क्या है? इसमें कहा गया था, देखिए क्या कहा गया था? असहयोग। हम मतलब नहीं, सहयोग मतलब आपको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका काम नहीं करेंगे, हम आपके बाल नहीं काटेंगे, आपके नाखून नहीं काटेंगे, आपका कपड़े नहीं धुलेंगे, आपका कोई भी काम होगा हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में चलाया गया। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, है ना, गांधी जी को कैसरे हिंदी की उपाधि वापस कर दी। देखें, जब असहयोग आंदोलन हुआ तो गांधी जी ने बहुत ज्यादा कहा कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपका किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। जो गांधी जी को कैसरे हिंदी की उपाधि दी गई थी, इन्होंने क्या कर दिया? वापस कर दिया। इस आंदोलन के दौरान कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने कैसरे हिंदी की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा वापस की थी? तो कैसरे हिंदी की उपाधि असहयोग आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने वापस की थी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, उनके आने पर भारत में सार्वजनिक हड़ताल हो गई। क्या हो गई? उनके आने पर भारत में सार्वजनिक हड़ताल हुई। फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाई गई, परंतु इसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक घटना हुई जिसका नाम है चौरी चौरा। क्या होती है? चौरी चौरा कांड हो जाता है। ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को पुलिस के 22 जवानों को क्या कर दिया जाता है? थाने में जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है, अब कैसे क्या होता है? सब लोग असहयोग आंदोलन का मतलब जगह जगह पर, देश के विभिन्न प्रकार की जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं। कहीं पर लोग बैठे हुए हैं, पलथी मार के कह रहे हैं हम आपका चीजें नहीं करेंगे, आपका काम नहीं करेंगे। तो जो होते हैं अंग्रेज जवान, उनको गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आ जाता है तो किसी एक व्यक्ति को जो आंदोलन कर रहा है तो उनको मार देता है, और जब मार देता है तो भीड़ उनको दौड़ा लेती है। जब दौड़ा लेती है तो घुस जाते हैं थाने में, और जब थाने में घुस जाते हैं तो अंदर से बंद कर देते लॉकर।
वो कहते हैं अब बताओ क्या करोगे। तो ये लोग क्या करते हैं, लाते हैं मिट्टी का तेल, पूरा थाने जला देते हैं। तो 22 जवान को जिंदा जला दिया गया। क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। अब गांधी जी ने जब अब उनको पता है कि आप वो तो भैया किसी को मारते नहीं, किसी को पीटते नहीं, अपनी बातों को आराम से रखते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अब ये यहाँ तो 22 लोगों को मार दिया गया है। तो ये गांधी जी क्या करते हैं, अपना असहयोग आंदोलन वापस करते हैं। असहयोग आंदोलन क्या कर लेते हैं वापस, ठीक है। जब वापस लेते हैं तो 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को क्या लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनको 6 साल यानी कि 6 साल की सजा सुनाई जाती है। क्या की जाती है, 6 साल की सजा सुनाई दी जाती है। अब क्या होता है, फिर स्वराज पार्टी का गठन होता है। देखते हैं क्या है स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू सचिव थे जिसमें, और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। वह NC केलकर द्वारा इलाहाबाद में इसकी स्थापना होती है। क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य होता है कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो है कांग्रेस में रहकर चुनाव में हिस्सा लेना। परंतु 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने के कारण पूर्ण जो स्वराज पार्टी थी ये धीमी पड़ गई, शिथिल पड़ गई। मतलब इसका जो काम करने का तरीका था ये क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखें। गांधी दास पैक्ट क्या है, गांधी दास पैक्ट। ये क्या होता है, गांधी जी दास पैक्ट नवंबर 1924 में हुई। ठीक है, नवंबर 1924 में हुई गांधी और दास पैक्ट, यानी गांधी और दास समझौता। ये क्या हुआ गया, खबर नहीं, खराब, क्या लिखा है, खराब स्वास्थ्य के कारण महात्मा गांधी जी फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिए जाते हैं। देखिए इनको 6 साल की सजा हुई थी। कितने साल की, 6 साल की सजा हुई थी 1925 में। अब देखिए इनका स्वास्थ्य खराब हो गया 1924 में। कब, 1924 में। और इनकी सजा कब हुई थी, देखें अगर देखा जाए, एक मिनट, ये 1922 में इनको क्या हुई थी, 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। ठीक है, अब ये 22 में सजा हुई। अब इनको जो है 1924 में इनके खराब स्वास्थ्य के कारण, यानी कि तबीयत इनकी बिगड़ जाती है, इसकी वजह से इनको कर दिया जाता है रिहा। ये तो बुढ़ा है, इसके सिर्फ हड्डी बची है, अगर ज्यादा दिन तक इसको जेल में रखेंगे तो जेल में मर जाएगा, तो अंग्रेज लोग कहेंगे अंग्रेजी लोग मार डालेंगे महात्मा गांधी, तो और हिंसक आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए आज चले आए अपने बाहर, जेल से बाहर चले आए। अब जब जेल से बाहर चले आए तो नवंबर 1924 में गांधी और दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है, समझौता हुआ। इसमें कहा गया कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। अब जो असहयोग है वो राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। स्वराज पार्टी को आदेश दिया गया कि वह कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं में कार्य करे। ठीक है, महात्मा गांधी की जिम्मेदारी संपूर्ण देश को चरखे का प्रचार करने का कार्य दिया गया। बेलगांव अधिवेशन 1924 बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष को महात्मा गांधी बन गए। कौन बन गए, पहली बार ये बने अध्यक्ष, कौन, 1924 में बेलगांव वाले अधिवेशन में। ठीक है, देखो 24वां। अब अच्छा क्यों बने होंगे, क्योंकि अगर अध्यक्ष बनेंगे तो हर जगह प्रचार होगा, हर जगह पेपर में नाम आएगा, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी, सब लोग पब्लिक में पहुंच जाएगी ना न्यूज कि भैया गांधी जी फिर आ गए हैं, जेल से फिर आ गए हैं। और इनको 6 साल सजा हुई थी 22 में, है ना, 28 तक तो चलना था इनको, लेकिन 24 में आ गए हैं स्वास्थ्य खराब होने के। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, फिर से आंदोलन चालू हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। साइमन कमीशन, क्या, साइमन कमीशन भारत में 8 नवंबर 1927 को आया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। ठीक है, साइमन की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग का क्या हुआ, गठन किया गया। इस आयोग के सदस्य सर जॉन साइमन, अध्यक्ष क्लाइमेट इटली, बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हेनरी लेविस लॉशन, एडवर्ड कार्डोगन। ठीक है, परंतु कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो गया, विरोध हुआ। 3 फरवरी 1928 को जब आयोग के सदस्य मुंबई पहुंचे, इसके खिलाफ काले झंडे एवं साइमन वापस जाओ के नारे दिए गए। देखो जो साइमन कमीशन था एक्चुअली में एक प्रकार का नियम था। ठीक है, नियम था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, तो भारतीय लोगों के लिए नियम बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन जब इसमें कोई भारतीय लोगों के लिए नियम बनाए गए हैं तो इसमें कोई भारतीय ही शामिल नहीं है, मतलब कि नियम बनाने में कोई भारतीय नहीं था, तो इसको क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। और विरोध जब हुआ, जब ये लोग आए तो इनको काले झंडे दिखाया गया और कहा गया साइमन वापस जाओ। ठीक है, इसके विरोध में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत ने, और लाहौर में लाला लाजपत राय, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय 30
अक्टूबर 1928 को घायल हुए, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए जब ये साइमन कमीशन आया तो कई सारे लोग अलग अलग जगहों पर इसका विरोध कर रहे थे। उसी में से लाला लाजपत राय थे जो कि जो है विरोध कर रहे थे लाहौर में। इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको लाठी से मार दिया जाता है, इनकी सिर पर लग जाती है चोट लग जाती है, इनका सर फट जाता है, तो इनको क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 30 अक्टूबर को घायल होते हैं। कब? 30 अक्टूबर को घायल होते हैं। उनकी मृत्यु कब होती है? 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, तो इनकी मृत्यु होने पर लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया इस कमीशन का, साइमन कमीशन का। ठीक है, अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या है। नेहरू रिपोर्ट के बाद मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या है। 24 जनवरी 1927 को संविधान तैयार करने की चेतावनी दी गई। ठीक है, इसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9 सदस्यीय समिति बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस जो है इसके मुख्य बिंदु क्या थे। नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदु शामिल थे, जैसे भारत के लिए डेमोक्रेशियन स्टेट, यह रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु था। यही कारण था कि रिपोर्ट का मसौदा सबसे पहले तैयार किया गया था। अधिकारों के लिए विधेयक, 19 मौलिक अधिकार जो कि 21 वर्ष के ऊपर के पुरुषों और महिलाओं के दोनों की मतदान करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को समान अधिकार होंगे। कोई राज्य धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और साथ ही किसी भी अलग समुदाय को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें अल्पसंख्यक सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, प्रांतों में मौजूद मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को विशेष आरक्षण प्रदान किए गए। ठीक है, देश की भाषा मुख्यतः भारतीय होगी, जो कि या तो देवनागरी, संस्कृत, हिंदी में लिखी जाएगी। ठीक है, इसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी या गुजराती जैसी अन्य भाषाओं के उपयोग की भी अनुमति होगी। ठीक है, अंग्रेज का भी प्रयोग किया, यानी अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा सकता है। रिपोर्ट में सरकार के संघीय स्वरूप की मांग की गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, केंद्र ने द्विसदनीय विधायिका होनी चाहिए और इसके लिए मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख होंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए और प्रांतों को भाषाई आधार पर तैयार किया जाएगा। ये नेहरू रिपोर्ट थी। इसके द्वारा अब अच्छा कहा गया, जब हमारे देश में जो संविधान की चीजें हैं, तो सबसे पहले जब अंग्रेजी लोग बनाए थे संविधान, कहने का तात्पर्य है जब ये आया, ये हमारा क्या, साइमन कमीशन, तो उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो उन लोगों ने कहा कि अपना संविधान तुम लोग खुद ही बनाओ, भारतीय लोग, तो ये नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है कि हम अपना संविधान बनाएंगे, इसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार होंगे, है ना, विभिन्न प्रकार के अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह। क्या? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में क्या होता है, गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार के द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह का प्रयोग किया। ठीक है, किया। बाद में 30% लगान को गलत बताते हुए इस घटाकर 6.3% कर दिया गया। बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी, तो सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये लीडर थे, किसके, बारदोली सत्याग्रह के लीडर थे। महिलाओं की वजह से महिलाओं ने इनको क्या किया गया था, इनको सरदार की उपाधि दी, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अच्छा काम किए। क्या अच्छा काम किए? क्योंकि पहले 30% था और फिर 6% कर दिया गया। ठीक है, जो कर था। आगे देखते हैं, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखो, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यहीं पर पूर्ण स्वराज्य को अंतिम लक्ष्य माना गया, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। क्या अर्थ है? पूर्ण स्वतंत्रता। 31 दिसंबर 1929 के मध्यरात्रि को रावी नदी के किनारे या तट पर, ठीक है, भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया। पहली बार ऐसा हुआ 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया। यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 26 जनवरी 1930 को यह निश्चित हो गया था कि हम लोग 29 को यह निश्चित हो गया था कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे।
तो पहली बार 26 जनवरी 1930 को ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाए थे। ठीक है, इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस द्वारा उनके सुझाव ने न मानने पर कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस द्वारा उनके सुझाव न मानने पर कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। देखिए, जो कांग्रेस अधिवेशन लाहौर अधिवेशन है, इसमें मुख्य जो चीजें बातें हैं ये है कि रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में 1929 में एक तय किया गया था कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तब से 1930 से 1947 तक हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन हमारा देश 15 अगस्त को पूर्ण रूप से अंग्रेजों से आजाद हुआ, इसलिए फिर 26 जनवरी वाला जो दिवस है इसको हम क्या करते हैं, आगे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस ना बनाकर हम संविधान दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे इसकी बात करेंगे। आगे देखें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन का जो यह सम्मेलन हुआ पहला वाला 12 नवंबर 1930 में हुआ। 19 जनवरी यानी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? वहां के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ये इसके अध्यक्ष थे। इसमें प्रथम बार भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर का दर्जा दिया गया। देख सकते हैं यहाँ देखिए जो भी कुर्सियां पड़ी हुई हैं ये हमने चित्र लगाया है। देखें तो ये जो चित्र बने हैं इसमें देखेंगे सभी भारतीय हो चाहे अंग्रेज लोग हो चाहे जो भी हो, सब बराबर बराबर बैठे हुए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीयों का अंग्रेजों के बराबर का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी आदि के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें से मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे, हिंदू महासभा से बीएन मुंजे और एमआर जयकर शामिल थे, है ना। उदारवादी से तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री शामिल थे। अगर बात करें सिख से सरदार उज्जवल सिंह थे, दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर बात करें एंग्लो इंडियन कौन था? केटी पाल था, केटी पाल। देसी रियासतों से 26 नरेशों की उपस्थिति थी। 26 राजा भी 26 नहीं 16 जो है राजा भी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, अगला है गांधी इरविन समझौता। क्या है? गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की तथा महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए। देखिए, जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं मुख्य रूप से गांधी जी के लिए हो रहे हैं कि गांधी जी आए, हम उनसे बातें करें और हम उनको मना लें, तब भारत में जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी गए नहीं। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होना है उसके लिए अब क्या हो रहा है, गांधी इरविन के बीच जो समझौता हो रहा है उसके लिए ये क्या हो रहा है, गांधी तैयार हो रहा है कि हम जाएंगे और कहें जाएंगे तो लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। किसकी? महात्मा गांधी की। उन्होंने कहा हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाए, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस कर दी जाए। ये गांधी जी की 1 2 3 4 5 मुख्य रूप से मांगे हैं। कितनी मांगे हैं? 5 मांगे हैं जो कि कहते हैं स्वीकार है। क्या कहते हैं अंग्रेज लोग? स्वीकार है। आप लोग कहां जाइए? आप जाइए कहां? गोलमेज सम्मेलन में भाग, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है फिर से। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी 29 अगस्त 1931 को SS राजपुताना नामक जहाज से चले और 12 सितंबर 1931 को इंग्लैंड पहुंचे। इनके अध्यक्ष कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। फिर से वही अध्यक्ष है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, है ना। इस सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड
वेलिंगटन थे। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल हो गया। ठीक है। लंदन से वापस आकर महात्मा गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस सम्मेलन से एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, इस सम्मेलन में एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। देखें, गांधी जी से बात की गई। ठीक है, आप देखेंगे ये चित्र देख रहे हैं, गांधी जी बैठे हुए हैं ये। ठीक है, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, आप जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है तो गांधी जी अपनी बात रखते हैं। अंग्रेजों की बात नहीं अच्छी लगती है तो गांधी जी कहते हैं हमको ये छोड़ के चले जाते हैं, हम आपकी मीटिंग में, आपके सम्मेलन में नहीं बैठ पाएंगे, आपकी बात को नहीं मान पाएंगे। तो चले आते हैं और फिर से क्या कर देते हैं, अपना आंदोलन शुरू कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 12 मार्च 1930 को क्या होता है? पैदल 358 किलोमीटर पैदल अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ अहमदाबाद आश्रम से 24 दिन तक, कितने दिन तक? 24 दिन तक 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर नमक कानून क्या कर दिया? तोड़ दिया। पहले क्या था कि भारतीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उस पर नमक पर भारतीय लोगों को देना पड़ता था टैक्स। अब गांधी जी ने कहा कि हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, हम अपना नमक खुद ही बनाएंगे। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को गांधी पैदल चलते हैं 358 किलोमीटर अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ। ठीक है, कहां से? अपने अहमदाबाद आश्रम से 24 दिन तक। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर वो जो कानून था कि हम टैक्स देंगे, अंग्रेजों के द्वारा लेंगे, वो टैक्स के लिए कहते हैं हम बना लेंगे खुद ही, नमक कानून तोड़ देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने इस देखते हैं पूना समझौता। ये क्या था? पूना समझौता क्या है देखते हैं भाई। पूना समझौता में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 24 सितंबर 1932 को गांधी व दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस कर लिया, संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। साथ ही हरिजनों के लिए सुरक्षित 71 सीटों यानी स्थानों को बढ़ाकर 148 स्थान की सीट सुनिश्चित की गई। इस प्रकार सुनिश्चित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि हो गई। गांधी और अंबेडकर बीच जो समझौता हुआ, अंबेडकर जी चाह रहे थे कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल हो, लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये आप चाह रहे हैं अलग, मुस्लिम लोग अलग चाहेंगे, दलित लोग अलग चाहेंगे और पिछड़े लोग अलग चाहेंगे, तो इस देश में कौन रहेगा? तो अंबेडकर जी इनकी बातों को मान लेते हैं और मानने के पश्चात जो 71 सीटें थी, 71 सीटों में 148 कर दी जाती हैं और 18% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। लंदन में कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप असफल रहा। कांग्रेस ने इसका क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। इस सम्मेलन में श्वेत पत्र जारी किया गया जो अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को अंतिम रूप से दे दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। जैसे कई बार प्रश्न बना है कि वह कौन सा भारतीय था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। सर्वप्रथम इकबाल ने 1930 में मुस्लिम के लिए पृथक राज्यों का सुझाव दिया था। ठीक है, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान का अर्थ क्या होता है? पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का अर्थ है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कि मांग किसने की थी, तो सर्वप्रथम इकबाल ने 1930 से मुस्लिमों के लिए पृथक राज्यों का सुझाव दिया था। ठीक है, 23 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था।
मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग होने का या मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन है। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में, जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई, कांग्रेस के कार्य समिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे सामान्यतः भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम अगस्त प्रस्ताव भी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, तो अगस्त प्रस्ताव है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसी समय महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। क्या कौन सा नारा दिया था? करो और मरो, करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद व अन्य शीर्ष नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आंगा खा पैलेस में नजरबंद कर दिया गया था। इन सबकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाला था। ठीक है, सभी लोगों को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, है ना, इनको नजरबंद कर दिया जाता है और फिर जो कार्यक्रम होता है, यानी कि आंदोलन का कार्यक्रम होता है, उसका जो दारोमदार आ जाता है युवाओं के कंधे पर आ जाता है। आंगाफा पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिनों का उपवास करने की घोषणा कर दी गई थी। जेल से छूटने से पहले ही पत्नी कस्तूरबा गांधी व निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी जब जेल में ही होते हैं तो इनकी पत्नी और इनके जो निजी सचिव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हैं, जेल में ही महात्मा गांधी जेल में होते हैं, इनकी पत्नी घर में होती है और इनकी पत्नी मृत्यु हो जाती है। ये कंडीशन है, तब भी लोग महात्मा गांधी को आज गाली देते हैं। समझ रहे हैं? अगला देखें, माउंटेन बेटन योजना। माउंटेन बेटन योजना व स्वतंत्रता प्राप्ति, इसी योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, है ना, और जो है भारत आजाद हुआ था। ठीक है, 22 मार्च 1947 को भारत के अंतरिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे से रूप में दी जाने लगी थी। माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रस्ताव भारत और पाकिस्तान के विभाजित किया गया था। बंगाल और पंजाब को विभाजित किया गया और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया गया था। ठीक है, पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। रियासतों को यह छूट दी गई थी कि या तो पाकिस्तान में या तो भारत के अधिराज्यों में सम्मिलित हो जाए या यथा स्थित ही रहें। कहने का मतलब, जो हमारे रियासतें थी, राजा महाराजा थे भारत में उस समय, उनको ये कहा गया था कि चाहे तो पाकिस्तान में जाके मिल जाए और चाहे तो भारत में जाके मिल जाए और चाहे तो यथाशीघ्र जहां पर जैसे हैं अपने राजकाज को करते रहे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 को दिन रखा गया था। ठीक है, नियत किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जुलाई 1947 पारित कर दिया। इसमें ही वे प्रमुख प्रावधान शामिल थे जिन्हें माउंटबेटन योजना द्वारा आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, माउंटबेटन योजना क्या थी कि ये योजना थी कि चाहे तो जो लोग भारत के जो लोग भी राजा हैं, जो रियासतें हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में रहें और चाहे तो पाकिस्तान में रहें और चाहे भारत में रहें और चाहे तो अपने राज्य को स्वयं चलाते रहें। भारत और पाकिस्तान के विभाजन कर दिया गया था इस योजना के तहत। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 दिन था, शुक्रवार। जा रहे थे बिरला मंदिर में प्रार्थना सभा में जाते हुए शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 9 mm की स्वचालित इटली निर्मित बोरगट्टा गन से क्रम संख्या 606824 जिसका निर्माण 1934 में हुआ था, नाथूराम गोडसे को यह गन गंगाधर दंडवते ने दी थी, जिसे जगदीश प्रसाद गोयल ने खरीदा था। यह घटना के बाद दिल्ली के तुगलक रोड पर पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज की गई थी। महात्मा गांधी को जो है
क्या नाम इनका, कहाँ गए भाई, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने, वो जब जा रहे थे कहाँ, बिरला मंदिर में प्रार्थना समाज में जाते हुए 5:70 पर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 9 mm की गन से गोली मार दिया था। ठीक है, जो कि कहाँ की, इटली की बनी हुई थी। देखते हैं भारतीयों के कुछ प्रमुख नारे, भारतीय नेता राजनेताओं द्वारा दिए गए कुछ नारे। इससे सबसे पहले जय हिंद किसने कहा था, तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। हे राम महात्मा गांधी। करो या मरो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी, है ना, अंग्रेज भारत छोड़ो।